एवरीवन, आज हम लोग अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। ये आपके सीएस एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 2 का पेपर नंबर 6 है। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, कोई भी लॉ हम स्टार्ट करें उससे पहले उसकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करें और साथ ही में इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे सिलेबस में वो हम देखें। तो 100 मार्क्स का पेपर है, सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के ही हैं आपके, ठीक है। तो ये हमारा जो सिक्योरिटीज लॉ है ये भी 100 मार्क्स का है। दो पार्ट है इसमें, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का। इसके लिए आपको टोटल 14 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 14 चैप्टर्स। हाउ मेनी चैप्टर्स? 14 चैप्टर्स। वेयर एज पार्ट बी में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स है। कितने? 2। और कितने मार्क्स मिलेंगे? चैप्टर नंबर 15 एंड 16, दैट्स इट। ये 2 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे और 30 मार्क्स पक्के। और पासिंग के लिए कितने चाहिए होते हैं? सबको पता है, 40 मार्क्स। और एग्रीगेट के लिए कितने चाहिए? तो मतलब 50 तो लाने पड़ेंगे ना। ऐसा मानता वाला काम तो हम नहीं करेंगे कि हम इसमें 40 लाएंगे बाकी किसी में 60-70 लेके आएंगे, थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है ना। तो सब में हम 50-50 तो एटलीस्ट ट्राई करेंगे। तो और ज्यादा तो फिर अपनी श्रद्धा अनुसार 60-70 जितने लाने होते तो हम टारगेट करेंगे। एटलीस्ट पार्ट बी आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड पार्ट ए में मैं आपको प्रायोरिटी भी बताऊंगी कौन से चैप्टर को किस सीक्वेंस में पढ़ना है। अभी कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप तो चैप्टर ही पढ़ना छोड़ दोगे। अभी ना सब कुछ पढ़ेंगे, फिर लास्ट के डेज में मैं आपको बताऊंगी प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या रखना है हमें। बट हाँ, पार्ट बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 30 मार्क्स का है, सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, एकदम फटाफट यूं याद हो जाएंगे हमें। और पार्ट ए में 14 चैप्टर है यार, 14, थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी हम देख लेंगे लेकिन लास्ट में। अभी हम सब कुछ सीखेंगे क्योंकि एज अ कंपनी सेक्रेटरी वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द लॉज, क्योंकि सिक्योरिटीज लॉज नहीं पता होंगे और एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज जैसे अगर नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं तो आपके डायरेक्टर्स आपकी लंका लगा देंगे। और साथ ही में आप कंप्लायंस ऑफिसर भी होते हो कंपनी के, पता है क्या? कंप्लायंस ऑफिसर। तो आप भी पीनल प्रोविजन में फॉल करते हो अगर कंप्लायंसेस नहीं इंश्योर किए तो इसलिए हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक बात? तो शुरू हो जाए हम। तो फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, कि फाइनेंशियल मार्केट आखिरकार है क्या और क्यों सिक्योरिटीज मार्केट की जरूरत पड़ी और क्यों इसके रेगुलेटर की हमें जरूरत पड़ी। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? सबसे पहले एक कंपनी है, ठीक है, देयर इज अ कंपनी। अभी कोई सी भी कंसर्न हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकती है या सिंपल ट्रेडर कंपनी हो सकती है, बाइंग सेलिंग करती है, कुछ भी हो सकता है। अब मान लेते हैं ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कि कोई वुड की कंपनी है, फर्नीचर की कंपनी है, रॉ मटेरियल वुड खरीदती है और उससे फिनिश गुड्स फर्नीचर बनाती है। इसका मतलब इसका पैसे का लेन देन बहुत होता है ना। तो ये कंपनी क्या करती है, इसको पैसे की बहुत जरूरत होती है। अब ये पैसा अलग अलग टाइप का होता है, कभी शॉर्ट टर्म चाहिए होता है, कभी लॉन्ग टर्म चाहिए होता है। किस तरह से इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे कौन आ गए? सप्लायर भैया, है ना। क्या चाहिए इनको? रॉ मटेरियल। अभी फर्नीचर बनाती है तो रॉ मटेरियल में क्या ले गई? वुड परचेस करी। तो ये आ गई हमारी वुड। अभी वुड खरीदनी है तो क्या देना पड़ेगा? पैसा। और जहां पैसा आ गया, ये प्रकट हो गया पैसा, और ये पैसा आ गया किसके पास? सप्लायर के। तो क्या ये फाइनेंशियल मार्केट हुआ जहां पे मनी के ट्रांजेक्शन हो गए? दैट इज व्हाट फाइनेंशियल मार्केट। अगर रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म की होती है या शॉर्ट टर्म की? व्हाट डू यू थिंक? रॉ मटेरियल आपको 4-5 साल के लिए चाहिए होता है कि आपका टारगेट होता है कि उसी साल में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेच दो? व्हाट डू यू थिंक? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म पक्का
लॉक कर दूं? हाँ, तो शॉर्ट टर्म ही ऑब्वियसली। ऐसे कोई मैन्युफैक्चरर नहीं होगा जो 5-10 साल के लिए रॉ मटेरियल खरीदेगा, बोले मैं 5 साल तक कुछ नहीं बेचूंगा भाई, बना के रहूंगा, 5 साल बाद सोचूंगा बेचना है कि नहीं बेचना। पागल ही होगा। ठीक है, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी बेचते हैं, है ना। अच्छा, अब रॉ मटेरियल खरीद तो लिया, अब खरीद करके कहां बेचे? अपनी फैक्ट्री में। किसमें कन्वर्ट करने के लिए? फिनिश गुड्स में। तो ये प्रकट हो गई हमारी फैक्ट्री, ये प्रकट हो गई हमारी फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में हमने भेजा रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा, ये रॉ मटेरियल विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ लेबर, मशीनरीज, है ना, इन सब के थ्रू। तो अभी ये जो वुड था दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, फर्नीचर बन गया इससे फिनिश गुड्स। अब लेबर ने काम किया है तो फ्री में काम करेगी ना लेबर, तो क्या लेगी? वेजेस लेगी ऑब्वियसली, और साथ ही में फैक्ट्री के अदरवाइज खर्चे, बिजली, पावर जो भी चाहिए होगा वो सब कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारे खर्चे करने के लिए क्या देना पड़ेगा? पैसा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर काम में पैसा जरूरी है। तो अगेन ये फंड की रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, ये बताओ। लेबर को पेमेंट करना शॉर्ट टर्म है पक्का, बिजली का बिल पे करना, पावर कंजम्पशन, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? यस, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा जो काम किया विद द हेल्प ऑफ किससे किया? मशीनरी। अब मशीनरी चाहिए थी हमें, तो मशीनरी के सप्लायर से हमने मशीनरी खरीदी। ये जो मशीनरी खरीदी आपने, इस मशीनरी के लिए भी तो पैसे दोगे। ये पैसा लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? दिस इज लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, क्योंकि मशीनरी इज नॉट गोइंग टू बी ऑब्सोलेटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। Obviously this is going to be used for a period of 2, 3, 4 or 5 or whatever the life of machinery is there. तो जितने साल के लिए आपकी मशीनरी की लाइफ है उतने साल तक आप उसको यूज करोगे और करते ही जाओगे। ऑब्सोलेट होने के बाद भी यूज करते रहते हैं, है ना, जब तक कि रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। तो मतलब दिस इज व्हाट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। तो ये पूरा एंटायर हमारा क्या है? फाइनेंशियल मार्केट है। और अब कंपनी ने पैसे दिए जा रही है, बॉन्ड रही है, डॉन की जा रही है, तो इसके पास भी तो कहीं से आया होगा ना, सोर्सेज ऑफ फंड्स। वो कहां से आया पैसा? कोई आइडिया कहां से आया पैसा? लोन ले सकते हैं, लोन, बैंक लोन, और क्या कर सकते हैं? शेयर इशू कर सकते हैं, शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और क्या कर सकते हैं? डिवेंचर्स, और क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट इशू कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? गारंटी, बैंक गारंटी, बहुत सारी चीज होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बहुत एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। वी डू हैव एन नंबर ऑफ सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और इन सोर्सेज के थ्रू कंपनी जो है वो फंड रेजिंग करती है। और जब ये सोर्सेज पब्लिक से रेज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज लॉ की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटीज लॉ ही पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे फंडिंग के डिफरेंट सोर्सेज जो है वो आगे पढ़ने हैं, और उनके रेगुलेटर ने क्या क्या रेगुलेशंस बनाए हैं वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे फंड्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दो टाइप की हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट हुई। अब जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें दो टाइप के मार्केट हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट जनरली लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट की बात करता है, और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट की बात करता है। अच्छा, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। और मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। आरबीआई नाम सुना होगा ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में कोई एक आध नाम पता है किसी को? मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं? सॉरी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपको पता हो, कभी सुना हो? कमर्शियल पेपर, हाँ, बिल्स, कमर्शियल पेपर, यस, और ट्रेजरी बिल्स, है ना। तो ये सब किसमें होते हैं? मनी मार्केट में।
और कैपिटल मार्केट में क्या होते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वॉन्ड्स, ये सब किस में आते हैं? कैपिटल मार्केट में आते हैं. तो कैपिटल मार्केट इज बीइंग रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय सेबी, व्हेयरएज मनी मार्केट इज बीइंग रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. ठीक बात. अच्छा, अब कैपिटल मार्केट को ही हम फर्दर दो कैटेगरीज में सेग्रीगेट करते हैं. वन इज कमोडिटी मार्केट एंड नंबर टू इज सिक्योरिटीज मार्केट. कमोडिटी मार्केट एंड नंबर टू इज सिक्योरिटीज मार्केट. कमोडिटी मार्केट, एमसीएक्स का नाम सुना है किसी ने? एमसीएक्स, एमसीएक्स ये कमोडिटीज का स्टॉक एक्सचेंज है. अच्छा, एनएससी बीएससी का नाम सुना है? एनएससी बीएससी ये सिक्योरिटीज का स्टॉक एक्सचेंज है. एनएससी बीएससी सिक्योरिटीज के स्टॉक एक्सचेंज है. और कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स. अच्छा, कमोडिटी मार्केट लाइक गोल्ड में ट्रेडिंग सुनी आपने? गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, गोल्ड की ट्रेडिंग, सिल्वर की ट्रेडिंग, जिंक, कॉपर, दीज आर कॉल्ड कमोडिटीज. तो अगर किसी भी कमोडिटी में ट्रेडिंग होती है तो वो किसमें की जाती है? कमोडिटी मार्केट में की जाती है. ये हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, हम किसकी ट्रेडिंग सीखेंगे? सिक्योरिटीज मार्केट की ट्रेडिंग और उनमें क्या क्या रेगुलेशंस है वो हम सीखेंगे. सिक्योरिटीज मार्केट को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में सेग्रीगेट करते हैं. दैट इज व्हाट? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. ये नाम सबने सुना है, सुना है सबने? पक्का? लाइव वाले बच्चों ने भी सुना है क्या? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. ओके, ठीक है. तो बताएगा मुझे यहां से प्राइमरी मार्केट. यस. अच्छा, लाइक आईपीओ. यस, आईपीओ, एफपीओ, फ्रेश इशू जब भी आ रहा है, दैट इज व्हाट? प्राइमरी मार्केट. अच्छा, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? ट्रेडिंग चल रही होती है जहां पे ट्रेडिंग. अब सेंसेक्स ऊपर हो गया, नीचे हो गया, निफ्टी ऊपर हो गया, नीचे हो गया. क्या ये वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ ये सुने आप लोगों ने? सेंसेक्स, निफ्टी सुना है क्या सबने? क्योंकि इस सब्जेक्ट में ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं. मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में दिखाऊंगी कि किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है. तो सैंपल बेसिस पे आपको ट्रेडिंग करना भी बताऊंगी कि कैसे शेयर की ट्रेडिंग होती है. राइट. तो सब कुछ सीखेंगे हम, प्रैक्टिकली सब बात करेंगे. तो कमोडिटी मार्केट हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ सिक्योरिटीज मार्केट की बात करेंगे. प्राइमरी मार्केट दैट मीन्स यहाँ पे फ्रेश शेयर्स इशू किए जाते हैं. बोले तो कंपनी की कैपिटल बढ़ती है और कंपनी के पास पैसा आता है. Whereas सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है. सेकेंडरी मार्केट में किसका लेना देना होता है? इन्वेस्टर्स का आपस में लेना देना होता है. आज जैसे आपको रियल एग्जांपल देती हूं. टीसीएस नाम सुना होगा? टीसीएस नाम सुना है सबने? टीसीएस के शेयर्स काफी नीचे आ रहे हैं आज, तो लोग धड़ाधड़ बाय कर रहे हैं. अब टीसीएस के शेयर्स अगर नीचे आए, मैंने बाय किए, तो क्या मैंने कंपनी से बाय किए? मैंने किससे बाय किए? दूसरे इन्वेस्टर से बाय किए. मतलब आपस में शेयर होल्डर्स बाइंग सेलिंग कर रहे हैं. अच्छा, अगर मान लीजिए एग्जैक्टली ऐसे ही कोई कंपनी से शेयर आप जा रहे हैं आप, तो मैं क्या करूंगी? सेल. और सेल करूंगी तो वो सेल किसको होएगा? अगेन इन्वेस्टर को. तो यहां पे इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेडिंग करते हैं. दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट. ओके, ठीक है. प्लेस वेयर ट्रेड इन सिक्योरिटीज टेक प्लेस इज कॉल्ड द सिक्योरिटीज मार्केट. सिक्योरिटीज मार्केट इज व्हाट? प्लेस वेयर ट्रेड इन सिक्योरिटीज टेक प्लेस. अच्छा, स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं जहां पे सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग वेडिंग की जाती है ना? एनी आइडिया इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है? तीन ही है? सीरियसली? जयपुर स्टॉक एक्सचेंज तो कब का ही बंद हो चुका है. वो तो कब का ही सेबी ने बंद कर चुके हैं. हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर इन इंडिया? एनी आइडिया? नो. कितने? दो. कौन बोला? दो बोले आपने बेटा. एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स, तीन तो नाम मैंने अभी बताए.
अभी बताया मैंने, 3 नाम तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स। एनी आइडिया और किसी को? 21? नो। बताओ कितने स्टॉक एक्सचेंज है? एनी आइडिया? अच्छा, ऐसे बेहतर रहेगा। ओके, लाइव में कोई बताएगा कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? चलो तो देखते हैं कितने स्टॉक एक्सचेंजेस, बताती हूँ अभी आज ही इसका खुलासा करेंगे। चलिए, प्राइमरी मार्केट, तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट जो हमने पढ़ा है वो देख लेते हैं। फर्स्टली देयर इज अ कंपनी इज इन नीड ऑफ फंड्स। कंपनी को पैसे चाहिए, तो कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स इशू कर रही है बाय वे ऑफ आईपीओ, एफपीओ, और कंपनी नए शेयर इशू कर रही है। किसको इशू कर रही है? इन्वेस्टर्स को इशू कर रही है। इन्वेस्टर्स को शेयर देगी और उसके बदले में पैसा लेगी। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका है? कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कंपनी को दे। अभी भी रिसेंटली एलआईसी का पब्लिक इशू आया था, सुना था आप लोगों ने? बहुत प्रोपोगंडा हुआ इस एलआईसी के इशू का, बहुत जबरदस्त प्रोपोगंडा, और जिन जिन ने इन्वेस्टमेंट किया उन सबका टाइम फेस। मतलब रिटेल वालों को इशू प्राइस था इसका 905 पे इशू हुआ था, ये रिटेल वालों का बता रही हूं, और लिस्ट हुआ ये शेयर 650 अप्रोक्सीमेटली। जस्ट इमेजिन, एक ही दिन में लोगों का पैसा नीचे आ गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 900 का शेयर लिस्ट 1000, 1500 या 2000 में भी हो जाता है। तो डिपेंड्स, कुछ भी हो सकता है। मार्केट इज टू मच वॉलेटाइल, तो उसकी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए सेबी भाई साहब बैठे हुए हैं, वो कंट्रोल करेंगे इसको कि कहीं कोई अनड्यू ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहा है, राइट? देखो, अब बात करें सेकेंडरी मार्केट की, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी किससे शेयर ले चुके थे? कहां से ले चुके थे? कंपनी से। था ना स्टेप 1, कंपनी से इनको क्या मिल चुके थे? शेयर्स। अब ये शेयर्स होल्ड करते हैं ऑलरेडी। अब ये हमेशा फॉरएवर के लिए शेयर होल्ड नहीं करते हैं, बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। तो ये जो बाइंग सेलिंग चल रही है वो किनके बीच में चल रही है? इन्वेस्टर्स की आपस में दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ चल रही है। इन्हीं को शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे आपस में, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। और इसके लिए किसकी हेल्प ली जाती है? क्या आप इंडिविजुअली किसी बायर एंड सेलर को जानते हैं? नहीं। पुराने जमाने में होता था, एक बहुत बड़ा सारा हॉल होता था और वहां पे ब्रोकर्स बिडिंग लगाया करते थे। पुराने जमाने में होता था 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5 ऐसे बिडिंग लगती थी। ब्रोकर चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला करके शेयर्स की बाइंग सेलिंग किया करते थे, है ना? पर नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिकली जमाना हो गया है सब कुछ, ऐसे चीखने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने रूम में बैठो, आपका जो भी डीपी डीपी जानते, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी वो नहीं बोल रही मैं व्हाट्सएप के डीपी और वो सब, डीपी बोले तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो उसके पास अकाउंट ओपन करो, ट्रेडिंग अकाउंट, और वहां पे बैठे बैठे देखते हो किसका प्राइस डाउन जा रहा है, किसका अप जा रहा है, और ट्रेडिंग करो बिंदास। उसके लिए आपको ऐसे चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पहले बहुत ही भयानक तरीके से ट्रेडिंग हुआ करती थी, और अगर आपको देखना हो ना कैसे होती थी ट्रेडिंग, तो उसके लिए आप है ना, एक हर्षद मेहता नाम सुना है ना, हर्षद मेहता स्कैम, तो उस पे एक वेब सीरीज बनी हुई है, तो देखना उसमें भी काफी अच्छी चीजें दिखा रखी है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि वेब सीरीज जरूर देखना, हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज जो है वो काफी सारी नॉलेज देगी। उसमें कई सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में भी नहीं आएंगे, लेकिन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रिलेटेबल टू आवर सब्जेक्ट, है ना? पहली बार ऐसा होगा कोई फैकल्टी बोर्ड जाके वेब सीरीज देख लो, तो देख लेना, अच्छा लगेगा आपको, सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में कुछ जानने को मिलेगा, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्योरिटीज लॉ की एप्लीकेबिलिटी किन पे होती है? अच्छा, एक बात बताओ, एक कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों ने ही होल्ड कर रखे हैं, जिस कंपनी का लोगों से, जनता से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, क्या ऐसी कंपनी पे सेबी टांग अड़ाएगा क्या? व्हाट यू थिंक? क्या सेबी को ऐसी कंपनी में टांग अड़ाना चाहिए? नहीं? पक्का? श्योर?
अच्छा, ऐसी कंपनी जो जनता से पैसा रेज किए जा रही है, आईपीओ ला रही है, एफपीओ ला रही है, लिस्टिंग करा रही है, तो ऐसी कंपनी का सेबी ध्यान देगा कि नहीं देगा? तो किसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है? पब्लिक का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। किसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है? पब्लिक का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, एक बात सुनो, ये है चिन्मय ट्यूटोरियल्स लिमिटेड, एक कंपनी है मान लो, ठीक है, इट्स ए कंपनी। इस कंपनी में वी हैव नॉट इनवाइटेड एनी मनी फ्रॉम पब्लिक। इस रेस्पेक्टिव कंपनी में एंटायर मनी चिन्मय सर का लगा हुआ है, ठीक है, चिन्मय सर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिस्टम, कैमरा, इतनी सारी चीजें, जो भी तामझाम चाहिए, प्रोजेक्टर जो भी कुछ चाहिए, तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट किसका लगा हुआ? अकेले चिन्मय सर का। तो अगर कल को कुछ भी नुकसान हुआ तो कौन भुगतेगा? खुद ही भुगतेंगे। तो क्या वो ऐसा कोई डिसीजन लेंगे जिससे खुद को ही लॉस हो? उनका हमेशा एफर्ट क्या रहेगा? ऐसा काम करूं ताकि लॉस ना हो, ऐसा एफर्ट लगाऊं ताकि लॉस ना हो। एम आई राइट? ठीक बात है। अब अगर मान लो वो थोड़े आलसी हो जाएं, केयरलेस हो जाएं, तो उनकी इस हरकत की वजह से जो भी नुकसान होगा खुद ही भुगतेंगे। क्या इसमें से आप में से किसी पे इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं ना, नहीं, क्योंकि किसी ने पैसा नहीं लगा रखा ना इसमें। फेयरएस वहीं पे अगर सिटी लिमिटेड आईपीओ लेके आ जाए और लाखों करोड़ों रुपए रेस कर ले जनता से, और अब जिनमें से केयरलेस हो जाए, तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? जनता पे, पब्लिक पे। तो अब सेबी का रोल स्टार्ट हो जाता है। सेबी बोलता है, अच्छा तुम्हारी लापरवाही की वजह से जनता भुगते, ऐसे कैसे? ऐसे तो बिल्कुल परमिशन ग्रांट नहीं होगी ना। तो सेबी बीच में कूद गया है, बोले क्या, मैं प्रोटेक्टर हूं, मैं सबको बचाऊंगा, ऐसे करता है सेबी, है ना। किसको बचाएगा सेबी? इन्वेस्टर्स को बचाएगा। किसको बचाएगा सेबी? ओके, इसका मतलब कौन सी कंपनी आने वाली है? लिस्टेड कंपनी आने वाली। कौन सी कंपनी? सही बात, जागरे सब सुन रहे मेरी बात? श्योर? और लाइव वाले बच्चे बोल सकते हैं? सुन रहे हैं क्या लाइव वाले बच्चे? हो गए हो? चलिए, तो अभी यहाँ पे सिक्योरिटीज लॉ की एप्लीकेबिलिटी दो टाइप की कंपनीज होती है, दो टाइप की कंपनी। कितनी कंपनीज? कितनी? नंबर 1 लिस्टेड, नंबर 1, और जो लिस्ट होने जा रही है वो भी दूसरी। आईपीओ ला रही कंपनी अभी तक लिस्टेड नहीं है ना, नहीं है ना लिस्टेड, लेकिन अब लिस्ट होने वाली है, तो वो कंपनी पे भी सिक्योरिटीज लॉ एप्लीकेबल होते हैं। नाम सुना आईसीडीआर रेगुलेशन? सुने क्या? आईसीडीआर रेगुलेशन का नाम सुने क्या? इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की एक रेगुलेशन है सेबी की। तो अगर कंपनी आईपीओ लाती है, हम पढ़ेंगे चैप्टर है हमारा, अगर कंपनी पब्लिक इशू लाती है, तो ऑल्दो फिलहाल कंपनी लिस्टेड नहीं है बट अबाउट टू बी लिस्टेड है, तो ऐसी कंपनी को सेबी रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो दो टाइप की कंपनीज है, नंबर 1 हाँ, और नंबर 2 प्रपोज्ड टू। नंबर 1 लिस्टेड कंपनी एंड नंबर 2 इज प्रपोज टू लिस्ट। फाइन, अभी हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सेबी का, फिर हम 1 बाय 1 कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज से मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगी आप लोगों का। बस पहले हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। दिस इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू पीपल। आई होप किसी को सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। क्या पता है? कोई है क्या ज्ञानी वानी यहाँ पे? एनीवन ऑफ यू हु इज अवेयर अबाउट द टर्मिनोलॉजीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट? नन ऑफ यू? तो क्योंकि ये सब्जेक्ट एकदम डिफरेंट है, आज तक आपने सुना भी नहीं है, सिक्योरिटीज मार्केट के टर्मिनोलॉजीज भी बिल्कुल नए होते हैं, तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत स्लो मोशन में अपन चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपन को पूरा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये नहीं रट्टा मार लिया हमने, डोंट ट्राई टू रट्टाफिकेशन, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। मगअप कर लोगे तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पेपर पैटर्न हमारा ऐसा आता ही नहीं है मगअप करने वाला।
कई सारे बच्चे फर्स्ट ग्रुप दे चुके हैं ऑलरेडी, दे चुके हैं सब जो फर्स्ट ग्रुप दे चुके हैं उनको पता चल गया होगा कि पेपर पैटर्न कैसा होते हैं, और जो पहली बार देंगे उनको पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आते हैं, केस स्टडीज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और सेवी में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, केस स्टडीज आती है, डायरेक्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्ट नहीं आते हैं। कंपनी लॉ, जैसे कंपनी लॉ में तो आपका एंटायरली प्रैक्टिकल पेपर बनता है, वहां पे डायरेक्ट के नाम पे कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे कुछ कुछ डायरेक्ट भी आते हैं, बट हाँ मेजोरिटी आपका वही रहेगा प्रैक्टिकल केस स्टडीज, तो इसलिए अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा। चलिए, लिस्टेड कंपनी, अब यहाँ पे कंपनी है वो क्या कर रही है, उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है कहां पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो कंपनी कौन सी कंपनी होगी, लिस्टेड कंपनी। वो कंपनी कौन सी कंपनी होगी, अच्छा सिक्योरिटीज में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें आती है भाई, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन बहुत बड़ी सारी है। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, उसमें प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है सिक्योरिटीज की। अभी फिलहाल के लिए सिक्योरिटीज में मैं आपको इतना बता दूं कि सिक्योरिटीज में क्या आता है, शेयर्स नाम सुना है, पूरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स नाम सुना है, सुना है नाम सबने, बॉन्ड्स नाम सुना है क्या सबने, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स सुना है, डेरिवेटिव सुने, आधे ने सुना होगा आधे ने नहीं सुना है ना, डेरिवेटिव नहीं सुना होगा। अच्छा, इसकी बहुत सारी अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो अभी के लिए इतना ही समझ लो कि सिक्योरिटीज मींस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब किसी भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी ने इशू किया है और उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज पे जाके आप लिस्ट हो गए हो और वहां पे ट्रेडिंग हो रही है, तो ऐसी कंपनी को क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, लिस्टेड कंपनी बोला जाएगा। ओके, गॉट इट। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, एक कंपनी है, देयर इज अ कंपनी दैट इज A Limited, A Limited, this is unlisted company, which company, ठीक है, अभी तक इसके कोई भी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, ठीक है। अब कंपनी सोच रही है कि यार हमने बहुत नाम वाम कमा लिया है, गुडविल भी बहुत अच्छी है, अगर हम अब लोगों से पैसा मांगेंगे कि दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, तो लोग मना नहीं करेंगे, लोग आसानी से हमें पैसा दे देंगे। मतलब कंपनी इज विलिंग टू ब्रिंग IPO, क्या लाना चाह रही है, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो क्या ऐसी कंपनी पे सिक्योरिटीज लॉ एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, 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 कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है, प्रपोज टू लिस्ट में, ठीक बात, क्योंकि अभी लिस्टेड है नहीं, लेकिन IPO ला रही तो ऑब्वियसली लिस्टिंग करानी पड़ेगी, तो इस कंपनी पे भी SEBI रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, राइट। अच्छा, दूसरा एग्जांपल सुनना, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड A Limited, दिस कंपनी इज प्रपोजिंग टू इशू FPO, फर्दर पब्लिक इशू। बताओ क्या इस कंपनी पे SEBI रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, व्हाट डू यू थिंक, बताओ। दिस कंपनी इज प्रपोज टू ब्रिंग FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर, तो क्या इस कंपनी पे SEBI रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, व्हाट डू यू थिंक, होगा, श्योर, पक्का। FPO कंपनी लाती का जब वो क्या ला चुकी है ऑलरेडी, तो मतलब कंपनी क्या हो चुकी है ऑलरेडी, तो दिस इज लिस्टेड कंपनी, दिस इज ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनी है तो SEBI रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा, राइट। चलो, कितने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, 9, आंसर मिल गया सबको, देयर आर 9 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। पहले काफी सारे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे वंस अपॉन अ टाइम, फिर SEBI ने धड़ाधड़ सबका
जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज अपनी मनमाने ढंग से काम कर रहे थे और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज थे, और उसी वजह से जयपुर स्टॉक एक्सचेंज का भी लाइसेंस कैंसिल हुआ था। और बहुत टाइम हो गया जयपुर स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस कैंसिल हुआ था, हो गया होगा अप्रोक्सीमेटली 10 साल तो होगी। तो अभी फिलहाल इंडिया में टोटल ऑपरेटिंग जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं दैट इज व्हाट 9 स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, अब एक होमवर्क है आप लोगों का छोटा सा, कि सबके नाम ढूंढ के लाना कि कौन कौन से 9 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ा सा सर्चिंग वर्चिंग करो, ये कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, इसका हमारे एग्जाम से भी कोई लेना देना नहीं है, हमारे सब्जेक्ट में भी नहीं है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम ढूंढ के लेके आना। लाएंगे सब पक्का? ऐसा नहीं हो मैम भूल गए, तो कल क्लास में आते गूगल कर रहे हैं बैठ करके कौन से 9 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, और कुछ तो अभी चालू हो गए। तो कल देख के लाना, लिस्ट बना के लाना कौन कौन से 9 स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोले तो सेबी, हम शॉर्ट में बोलते हैं, फुल कौन बोलता है ना? तो सेबी, सेबी कौन है? इसका सेटअप कब हुआ था? 1992 में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 1992 से पहले सिक्योरिटीज के लिए कोई रेगुलेटर नहीं था? क्या 1992 से पहले सिक्योरिटीज के लिए कोई रेगुलेटर नहीं था? तो आंसर है अरे था तो सही, लेकिन सीजी खुद ही रेगुलेट कर रही थी, सीजी खुद रेगुलेट कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रेगुलेट कर रही थी, और उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन नहीं था, और उसी की वजह से हर्षद मेहता जैसा स्कैम इंडिया में हुआ। जैसे हर्षद मेहता का स्कैम हुआ ना, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा अरे यार ये तो बहुत भयानक काम हो गया है, अब तो इसको प्रॉपर रेगुलेट करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर रेगुलेटर बना दिया कि भैया तुम ना रोज देखो कि सिक्योरिटीज मार्केट में क्या हो रहा है, हम नहीं देख सकते रोज, तो इसीलिए पावर इज बीइंग डेलीगेटेड टू सेबी। एनी आइडिया व्हाट वाज हैपेंड इन हर्षद मेहता स्कैम? क्या कांड किया भाई साहब ने कि सारी दुनिया याद करती है उनको? एनी आइडिया? हाँ ओके, और फिर क्या करता था उस लोन का? शेयर्स में इन्वेस्ट करता था। ओके ठीक है, बहुत बड़ी चीज। हाँ 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 ठीक है। अच्छा, वैसे जनरली मनी मार्केट का पैसा ना कैपिटल मार्केट में अलाउड नहीं होता है, मतलब बैंक्स का पैसा इज नॉट अलाउड टू बी इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटीज मार्केट, बट इन भाई साहब ने किया, और वो भी भयानक लेवल पे किया। अच्छा क्या किया, थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ, ज्यादा नहीं, बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है इनकी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम दिमाग हिला देने वाली स्टोरी है। इतना दिमाग कैसे चला लेते हैं, वो भी उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, तब भी उन्होंने ये सब कांड कर डाला। व्हाट हैपेंड एट द टाइम, देखो जो मिस्टर मेहता थे, ही वॉज अ ब्रोकर, जस्ट ही वॉज अ ब्रोकर, सिक्योरिटीज के बाइंग सेलिंग का काम इनका था, ब्रोकरेज मिलती थी तो शांति नहीं मिली ब्रोकरेज से, तो यार इतने से पैसे से क्या ही होगा, कुछ तो और करना पड़ेगा। धीरे धीरे इनके अच्छे कॉन्टैक्ट बनने लगे, बैंक में भी इनका अच्छा खासा कॉन्टैक्ट जो है वो हो गया। आपको पता है एसएलआर के बारे में सुना है? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो आरबीआई मैंडेटरी करता है, हर बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, और वो वीकली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता था एट द टाइम। जैसे सपोज करो 5% बोला, 5%। अच्छा एसएलआर कैसे मेंटेन किया जाता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू, कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको कम से कम इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि लिक्विडिटी हमेशा बनी रहे, अगर कल को कोई पैसा लेने आए तो आपके पास फंड्स का स्कैर्सिटी ना हो, राइट, दिस इज द पर्पस। अब मान लो 5% एवरेज बोला वीकली, अब 5% एवरेज वीकली बोला, तो अगर किसी दिन आपके पास 6% हो गया तो अगले दिन 4% करोगे तो एवरेज सेटअप हो जाएगा, राइट, ऐसा ही होगा। अच्छा अब मान लीजिए सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे टू फ्राइडे में आपको ये काम करना है 5 दिन के अंदर। अब कुछ होते हैं गुड बैंक्स, कुछ होते हैं बैड बैंक्स, और कुछ होते हैं एवरेज वाले।
जैसे एक एग्जाम्पल समझो, आप सब लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरते हो? कब भरते हो? कुछ बच्चे ना जिस दिन एग्जामिनेशन फॉर्म फ्लोट होने लगते हैं तभी भर देते हैं, बोले पहले भर दो, और कुछ लास्ट डेट तक वेट करते रहते हैं, अरे लास्ट डेट पे भर देंगे, लास्ट डेट पे भर देंगे, लास्ट डेट पे भर देंगे, अभी तो दिन है, अभी तो दिन है। और कुछ बीच में कभी भी अच्छा दिन देख करके मुंह तुरंत निकाल के तब भर देते हैं। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी है। कुछ लोग जब तक सर पे नहीं पड़ती है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, कुछ भी करना, एकदम लास्ट डेट कर दे रहा, अरे अभी तो दिन है, अभी तो दिन है, अभी तो भर देंगे, ऐसे। ऐसे ही एग्जैक्टली बैंक्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ बोलते हैं अभी तो टाइम है, टाइम है, टाइम है, भर देंगे, भर देंगे। तो कुछ बैंक्स मंडे को ही अपना कोटा पूरा कर लेते थे। मंडे को कोटा पूरा करने का मतलब है, मंडे को कितना परसेंट चाहिए था? 5, ट्यूसडे को 5, वेंसडे को 5, थर्सडे को एंड फ्राइडे को। कुछ बैंक ने क्या किया, मंडे को ही 25% कर डाला। अगर मंडे को ही 25% इन्वेस्ट कर डालेंगे तो बाकी के दिनों में इनको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एवरेज चाहिए था, वीकली एवरेज। और कुछ ना फ्राइडे तक वेट करते थे, अरे कर लेंगे अभी, पैसा यार कहीं और जा रहा है, जाने दो, क्यों बॉन्ड्स में ब्लॉक करे पैसा। लालच हो रहा है, लालच, अरे रहने दो यार, कोई पैसा लोन वोन ले रहा है तो देने दो। अब जो बैंक फ्राइडे को पहुंच रहे और जिनके पास स्कैर्सिटी है बॉन्ड्स की, अब बेचारे वो आते थे टेंशन में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं है, बॉन्ड्स नहीं है, आरबीआई का डंडा पड़ेगा, लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन नहीं किया, तो वो भेजते थे ब्रोकर्स को, जो पता लगा क्या हो कौन से बैंक के पास लिक्विडिटी ज्यादा है। तो उन बैंक को अप्रोच किया जाता था जिनके पास ज्यादा बॉन्ड्स हैं, तो उनसे बॉन्ड्स परचेज करते थे। तो ये सब काम किसके थ्रू हो रहा था? ब्रोकर्स के थ्रू। एंड हर्षित मेहता वाज वन ऑफ द ब्रोकर जिसके थ्रू ये सारे काम हो रहे थे। वैसे तो ये अनऑफिशियल काम थे, अलग तरीके से काम हो रहे थे सारे के सारे। तो अब बैंक क्या करते थे, हर्षित मेहता को पैसा देते थे, और हर्षित मेहता क्या करता था, वो पैसा लेकर के दूसरे बैंक को देता था और उनसे सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स ला करके बैंक को देता था। बात समझ में आ रही सबको? सबको समझ में आ रहा है क्या हुआ? अब हर्षित मेहता ज्यादा स्मार्ट निकला, वो क्या बोलता है, फ्राइडे को सिक्योरिटी लाके दूंगा, पेमेंट थर्सडे को लूंगा। पेमेंट कब लूंगा? पेमेंट कब लूंगा? थर्सडे को। क्यों क्यों करूंगा ऐसा? अरे भाई पेमेंट देना भी तो होता है ना मुझे आगे, उनको एडवांस दूंगा तब जाके वो सिक्योरिटी देंगे। तो बैंक इस बात पे अग्री करके बैंक्स करोड़ों रुपए का अमाउंट हर्षद मेहता को थर्सडे को देना स्टार्ट कर दिया। जिसके बदले में हर्षद मेहता क्या करता था, एक दिन पैसा अपने पास होल्ड करके रखता था और फ्राइडे को पैसा देकर के बॉन्ड्स लेके आता था। अब उसने चैनल बना दिया, एक चैनल सारे बैंक्स का, तो हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ पैसा होल्ड रहता था। एंड व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग दिस मनी, एक्सेस मनी इन कैपिटल मार्केट। अब अगर किसी भी कंपनी के शेयर में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट होगा तो शेयर का प्राइस अप जाएगा कि नहीं जाएगा? 10 रुपए के शेयर 1000 रुपए में कन्वर्ट होने लग गए, भयंकर प्राइस में राइज, 300% राइज, ऐसे प्राइस राइज होने लग गए, कैपिटल मार्केट अप 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 और अप। हर्षद मेहता का सिंपल सा था, भैया शेयर बेच करके पैसा निकाल लूंगा और बैंक को उनका पैसा लौटा दूंगा। बेईमान नहीं था वो, बेईमान थोड़ी ना था, इंटेंशन खराब थोड़ा ना थे कि मैं कोई पैसा खा जाऊंगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। बस सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा जैसे अप हुआ बेच करके निकल लूंगा और फिर बैंक का रिपेमेंट कर दूंगा। लेकिन आप ऐसा सोचते हो सिक्योरिटीज मार्केट में, वैसा होता नहीं। मार्केट क्या हो गया, जैसे मार्केट स्लैश हुआ तो शेयर के प्राइस एकदम से क्या आ गया, नीचे। और जब शेयर के प्राइस नीचे आ गए तो हर्षद मेहता सेल नहीं कर पाए शेयर, और जब सेल नहीं कर पाए तो बैंक का पैसा कैसे चुकाते, और डुप्लीकेट डीआर्स क्रिएट करना, बहुत कुछ कांड उन्होंने फिर बीच में कर डाले, तो जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कैम हुआ। और जब ऐसा स्कैम हुआ इंडिया में तो सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम पहल गई, ये क्या हो गया। और इसीलिए 1992 में पहली बार रेगुलेटर जो बनाया सेबी, जिसको बहुत सारे पावर्स दिए गए कि आप सिक्योरिटीज मार्केट को लुक आफ्टर करिए ताकि इस तरह के स्कैम्स फ्यूचर में दोबारा से ना। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? चलो अब देखते हैं। सेबी वाज सेट अप इन द ईयर 1992 इन सेबी एक्ट 1992।
किसने सेटअप किया? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगी मैं। कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं आप लोग, कंपनीज एक्ट, वहां पे एक्ट के साथ क्या पढ़ते हैं हम? रूल्स पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। क्या वहां पे कभी आपने रेगुलेशन वर्ड पढ़ा है कंपनीज एक्ट में? नो, कंपनीज एक्ट में देयर इज नो रेगुलेशन। फर्स्ट, कंपनीज एक्ट में एंटायर पावर किसके पास है? सीजी के पास ही है। तो सीजी रूल्स बनाता है, रेगुलेशन नहीं बनाता। लेकिन यहां पे हम एक्ट भी पढ़ेंगे, रूल्स भी पढ़ेंगे और रेगुलेशन भी पढ़ेंगे। रीजन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड इट्स पावर टू सेबी। अब सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी? रूल्स, ठीक है, और सेबी क्या बनाएगा? रेगुलेशन। सेबी क्या बनाएगा? रेगुलेशन। एम आई क्लियर? आज जो बातें आप लोगों ने सुनी, समझ में आई कुछ? अभी तक हमने सिर्फ बेसिक बातें देखी है, इसमें हमने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, सिर्फ एक जनरल नॉलेज आपको देना था मेरा आज का ऑब्जेक्टिव। कल से हम लोग अपना प्रॉपर स्टडी करेंगे चैप्टर, तो कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो टर्मिनोलॉजी सीखी है एक बार फटाफट से मैं रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहले हमने फाइनेंशियल मार्केट की बात की। फाइनेंशियल मार्केट में हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात करी, जिसमें कौन कौन से मार्केट आए आपके? कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के भी फर्दर दो कैटेगरीज थी, कमोडिटी एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मार्केट के भी दो पार्ट हुए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कैपिटल मार्केट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय सेबी एंड मनी मार्केट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय आरबीआई। मनी मार्केट का हमारा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट पढ़ना है। अच्छा, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। सेबी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से ईयर में? 1992 में सेबी एक्ट आया था और उसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैवी पावर्स डेलीगेट किए हैं सेबी को, और उसी के चलते हुए सेबी बहुत सारे रेगुलेशंस बनाता है, हर भर के रेगुलेशन बनाता है। तो हर चीज के लिए सेबी ने रेगुलेशन बना रखे हैं। काफी सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।